मैं अजय ओदीची हूँ और निर्माण सूत्र मैगजीन का प्रधान संपादक हूँ। तकरीबन कितने साल की पत्रकारिता कर ली आपने? मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता एक के। लंबा सफर आपने देखा सर, कई यहाँ चुनाव देखे होंगे। अगर गाजियाबाद लोकसभा सीट की मैं बात करूं, क्या यहाँ के जातिगत समीकरण हैं और किस तरह के समीकरण हैं और किन बातों को लेकर गाजियाबाद लोकसभा सीट पर जो चुनाव होते हैं, किन मुद्दों को लेकर आम जनता वोट करती है? देखिए, इस बार चुनाव जो है, क्योंकि मतदान बहुत कम हुआ है तो मुद्दा विहीन चुनाव हो गया है। मुद्दे गाजियाबाद में विकास हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिसने कुछ काम कराया उसकी टिकट काट दी और जो काम में नाकारा है उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो उसका असर भी है। निराशा थी पब्लिक में। बीजेपी को बहुत वोट मिला है। यहाँ से लगातार 4 बार तोमर बने हैं एमपी, फिर 2 बार जनरल वीके सिंह बने हैं, राजनाथ सिंह भी बने हैं। तो ठाकुर वोटों का बहुत वो ज़्यादा रहा असर। तो जो इस बार के, अगर मैं चुनाव की बात करूं, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात को तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि एक वर्ग, जिसे कहते हैं क्षत्रिय वर्ग, नाराज है? नहीं, इशारा क्या कर रहा है, वो खुले रूप से नाराज था। और धौलाना में, लोनी में वोटिंग ज़्यादा हुई अपेक्षाकृत। तो इशारा यही कर रहा है कि चुनाव इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जो दूसरी प्रत्याशी हैं जिन्हें टक्कर मानी जा रही है, डॉली शर्मा, जी जी। लगता है कुछ बेहतर कर पाएंगे? दरअसल उसका चुनाव इसलिए अच्छा लगता है गठबंधन का, डॉली शर्मा का, कि इस बार मुस्लिम मतदाता जो है वो टोटल रुझान उसका गठबंधन की तरफ रहा है। हमेशा यहाँ क्या होता था कि मुस्लिम वोट काफ़ी संख्या में है, वो बढ़ जाता था बीएसपी और उसमें सपा, बीएसपी, कांग्रेस सब में बढ़ता था। इस बार मुस्लिम वोटर को ऐसा लगा कि बीजेपी को अगर टक्कर देनी है तो एक कैंडिडेट को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि क्षत्रिय वोट भी गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ रहा है, उसे लगा, तो उसने भी मतदान गठबंधन के पक्ष में किया है। जी, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार जो भाजपा चुनाव कांटे का होगा जी, और बहुत कम वोट अंतर से हार जीत होगी, जबकि इस गाजियाबाद में बहुत अंतर से जीत होती रही है। पिछले चुनाव में देखा, जैसे जनरल वीके सिंह तकरीबन 5.5 लाख। जनरल वीके सिंह इस बार लड़ते तब भी वही होता, लेकिन वो वोट, उनकी टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ेगा। मेरा नाम राकेश शर्मा। सर, बीते कई दशक से आप गाजियाबाद में पत्रकारिता कर रहे हैं, कई चुनाव देखे आपने, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको क्या अलग लग रहा है और क्या लगता है कि क्या परिणाम इस बार रहेंगे? देखिए, मैंने पिछले काफ़ी दिनों से खासतौर पर 2024 के चुनावों में ये महसूस किया कि इस बार जो सरकार है, हमारी सत्ताधीन सरकार है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए तो जो सत्ता में मठाधीश, या जो मठाधीश तो नहीं कहना चाहिए, जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं, वो कभी भी इन मुद्दों की, बेरोजगारी, महंगाई आदि जो चीज़ें हैं, इन पर कभी कोई चर्चा नहीं करते, सिवाय इसके कि हिंदू मुसलमान ये वो। तो इस मामले में मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं करेगी, लेकिन अगर उसके आसपास भी रही तो सरकार ये जोड़ तोड़ करके बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, गाजियाबाद को हॉट सिटी कहा जाता है और कहा जाता है कि भाजपा की फिक्स सीट है ये। इस बार के चुनाव में लगता है कि क्या फिक्स सीट है, ये टक्कर कांटे की रहने वाली है या कुछ? जहाँ पिछले करीब 15 सालों, 20 सालों से, जिसमें बीच में एक बार सुरेंद्र गोयल ने जरूर बीजेपी को मात दिया था, और ये सीट निश्चित, क्योंकि 5 विधानसभाएं जो हैं बीजेपी के पास हैं, और लोकसभा भी पिछले 3 टर्म से जो है बीजेपी के पास ही है। इस बार जो जनरल वीके सिंह का जो था रिकॉर्ड, उन्हें 6 लाख से जीते थे, वो इस बार संभवतः नहीं है। जीत तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अतुल गर्ग की ही होगी, लेकिन परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो है वो घट के 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख तक रहेगा। पीछे की वजह क्या लगती है? जैसे कहा जाए तो एक समाज इसमें नाराज हो गया था। इसमें जो है, इस बार जो बीजेपी के साथ पहले मोदी हवा थी, वो इस बार मोदी हवा नहीं है। अब केवल मुद्दे हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज बहुत ज़्यादा, त्यागी समाज, जाट समाज जो है, जो बीजेपी के कट्टर वोट बैंक माने जाते थे, उनमें बीजेपी के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है। सर, गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ, गाजियाबाद लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ अकेले यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? और जो भी सरकार आती है वो कहती है कि हमने विकास किया है,
लगता है उतना विकास हो पाया है? प्रमुख मुद्दों की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि कोई खास ऐसा प्रमुख मुद्दा नहीं है। विकास का मुद्दा होता है और कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वो मुद्दे सामान्य हैं, कोई ऐसा खास गाजियाबाद में कोई मुद्दा नहीं है जिसके पीछे कोई आदमी वोट मांग सके। पोल्यूशन एक बड़ी चीज कही जाती है यहाँ पर, ट्रैफिक जाम एक बड़ी चीज कही जाती है यहाँ पर, या कुछ उपलब्धियां यहाँ पर कुछ मिली हो? उपलब्धियों के नाम पे कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। पिछले 10 सालों में धोबी घाट फ्लाईओवर जरूर बना है रेलवे ने। बाकी मेट्रो पुरानी है, रैपिड ट्रेन पुरानी है, ये सारी योजनाएं पुरानी थी जिन्हें ये है कि हाँ बीजेपी सरकार ने इन्हें पूरा कराया। मेरा नाम मदन पांचाल है। वर्तमान में मैं दैनिक जागरण संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पत्रकारिता का पिछले 25 साल का अनुभव है और मैंने बहुत ही विधानसभा लोकसभा चुनाव जो है कवर भी किए हैं और वो बड़े नज़दीक से उनको देखा भी है। खासकर गाज़ियाबाद संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो मैं 2002 से लेकर अब तक लगातार मैं चुनाव कवर भी किया है और परिणामों में भी मैंने अपने जो जिस तरह की दृष्टिकोण परिदृश्य के लिहाज से जो खबरें खूब लिखी हैं विभिन्न अखबारों में। इस साल जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो केंद्र सरकार द्वारा जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनकी बजाय दो फेस जो हैं वो इर्द गिर्द घूमते रहे पब्लिक के, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने जो चेहरे हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो भी मतलब उनको भी कैश करने का प्रयास किया। गाज़ियाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि मतदाताओं ने जो उत्साह था वो दिखाया नहीं और वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ। खासकर उन इलाकों का वोट परसेंट कम हुआ जो पास इलाके माने जाते हैं और जो बीजेपी का जो कैडर वोटर है वो उसमें शामिल होता है। मदन जी, वजह क्या रही जो इतना कम वोट हुआ? वोट परसेंट कम होने के 3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो इस बार मतदान हुआ दूसरे फेज में 26 अप्रैल को, वो फ्राइडे था। लोग बाग क्या करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे अगर 3 दिन मिल जाएं तो वीकेंड पे कहीं ना कहीं बच्चों के साथ निकल जाते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा, बहुत से लोग चले गए और गर्मी भी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था उस दिन, तो उसके लिहाज से भी वोट परसेंट कम हुआ। तीसरा, मतदाता पूरी तरीके से ये समझ चुके हैं कि अभी जो है वर्तमान में कहीं भी कोई पॉलिटिकली फेरबदल होने की संभावना नहीं है। इस लिहाज से भी लोगों ने ये जान लिया कि अगर हम वोट दें ना दें उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी एक असर पड़ा। लगता है कि इस बार की फाइट, जैसे आपने बताया त्रिकोणीय मुकाबला है, फाइट लगती है कि इस बार, क्योंकि जैसे जनरल वीके सिंह थे, 2 बार यहाँ से सांसद रहे और तकरीबन 5.5 लाख से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इतना बड़ा मार्जिन आने वाला है इस बार? जीत का अंतर कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस बार जो बीजेपी से कुछ वर्ग जो नाराज हुए और उनको अन्य पार्टियों ने एकदम से मौका मिलते ही उसको कैश किया। जैसे कि बीएसपी ने यहाँ सबसे पहले पंजाबी वर्ग से जो है प्रत्याशी उतारा, लेकिन तुरंत जब देखा कि इन्होंने जो है वीके सिंह जी का टिकट काट दिया है या होल्ड कर दिया है, तो बसपा ने अपना टिकट बदल दिया और तुरंत एक नंदकिशोर ठाकुर को जो है ये चुनाव में लिया है। और ख़ासकर वो उनकी जो ससुराल धौलाना में 84 है, उधर उनकी ससुराल भी है। तो हालांकि वो बाहरी ही माना जाएगा क्योंकि वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले मूल रूप से, लेकिन कुछ ठाकुर वोट जो है बीजेपी का जा सकता है उधर। अच्छा मदन जी, इसका गठबंधन का भी कोई अंतर पड़ने वाला है कि कहा यह जा रहा है, कयास इस बात पे लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट था वो सारा एक पक्ष में गया, यानी कि गठबंधन की तरफ गया है और 2 जगह बटा नहीं। ये कहा जाना बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि वोटर का रुख पता नहीं होता है। आप ये सब चीज़ अंदाज़ा इस लिहाज से लगा रहे हैं कि जो कैला भट्टा, शहीद नगर, पसौंडा में जो पोलिंग बूथ्स हैं उनमें आपने भीड़ देखी, और भीड़ देखी तो कुछ लोगों का रुझान जो है मतलब सरकार के विरोध हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम वर्ग ने जो है गठबंधन प्रत्याशी को जो है वोट किया हो। जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बीजेपी को भी वोट किया हो, ये भी हो सकता है कि बसपा प्रत्याशी, क्योंकि पहले से ही बसपा का एक वो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग रही है कि मुस्लिम और दलित वर्ग जहाँ जहाँ मिल जाता है
तो वहाँ वो जीते हैं। और ऐसा गाजियाबाद में हुआ भी है, 4 विधानसभा सीटों पे जो है जब मुस्लिम और दलित मिले तो चारों विधायक जीत गए थे। तो यही कारण है कि इसका हमको तीनों में से मतलब दोनों प्रत्याशी जो हैं, जो गठबंधन का है और बसपा का, उनको हल्के में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों की स्थिति मजबूत रही है और चुनाव अच्छा लड़ा है दोनों ने। जैसा आपने बताया कि 2002 से आप कवर करते आ रहे हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव आपने कवर किए, क्या गाजियाबाद के मुद्दे रहे और क्या उन मुद्दों में अभी कुछ चीजें रह रही हैं? जैसे जो भी पार्टी आती है, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब कहते हैं कि हमने विकास किया। देखिए, हर 5 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर प्रत्याशी ये कहता है कि हम ये हुआ, ये हम करने जा रहे हैं और इसकी जरूरत है, ये सभी लोग कहते हैं। इसका मतलब संभावनाएं तो बहुत हैं, और खासकर विकास की बात जहाँ की जाए तो गाजियाबाद विश्व के 10 विकसित शहरों की सूची में शुमार है। यहाँ पिछले कुछ सालों में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, RRTSBI और इसके अलावा कई बड़े जो प्रोजेक्ट यहाँ मतलब दिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने, और एलिवेटेड रोड भी दिया जो एक मतलब गाजियाबाद के ट्रैफिक के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुआ है। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो नहीं हुए। सबसे बड़ा काम है कि गाजियाबाद में आज भी बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत है। शिक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो सरकारी स्तर पर विश्वविद्यालय नहीं है, सरकारी स्तर पर यहाँ आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, आज भी यहाँ ICU का इंतज़ाम नहीं है। खासकर ट्रामा सेंटर जो बनाए गए थे करोड़ों रुपए की लागत से, वहाँ मरीज को सिर्फ और सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। लंबे अरसे से THA के लोग ही मांग कर रहे हैं सरकारी अस्पताल। यस, साहिबाबाद इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है और ये लोकसभा गाजियाबाद लोकसभा का अंश है। वहाँ आज भी एक अस्पताल का निर्माण जो है केंद्र सरकार नहीं कर पाई। खासकर पिछले 2 टर्म में लोकसभा से यहाँ BJP के वो रहे सांसद, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और उनकी प्रदेश सरकार में भी बहुत अच्छी पैठ और पकड़ मानी जाती रही, लेकिन वो 10 साल में एक सरकारी अस्पताल के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं करा पाए।